वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट फैजुल बारी। दोस्तों, इसी हफ्ते इसी महीने जुलाई 1995 में बोस्निया के स्रेब्रेनित्सा में इंसानी तारीख का सबसे बदतरीन कत्लेआम और जेनोसाइड हुआ। अफसोस ये है कि दुनिया के मुहाफिज और प्रोटेक्टर ममालिक और यूनाइटेड नेशन के देख रेख में ये नस्लकशी होती रही। आज हम लोग इस वीडियो में स्रेब्रेनित्सा के जेनोसाइड के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कौन लोग इसके जिम्मेदार थे, कौन लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वाक़ये से, ये जो अफसोसनाक वाक़या है, इससे हमें क्या सीख मिलता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आखिरी तक ज़रूर देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। आज के 7 मुल्कों का कंबाइन एक कंट्री था यूगोस्लोविया। उसके प्रेसिडेंट थे जोसिफ ब्रोज टिटो। वो 1980 में मर जाते हैं। उनके मरने के बाद यूगोस्लोविया में अलग अलग नेशनलिस्टिक मूवमेंट जोर पकड़ने लगती है। लोग इंडिपेंडेंट होने की बात करने लगते हैं। सर्बिया, स्लोविया, क्रोएशिया अपने आप को आज़ाद मुल्क डिक्लेयर कर देता है। इसी मामलात में 3 मार्च 1992 को बोस्निया अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है। अगले महीने 6 अप्रैल 1992 को यूरोपीय यूनियन और अमेरिका उसके एक दिन के बाद इसकी ये जो इंडिपेंडेंस की जो अनाउंसमेंट है उसको अप्रूव कर देता है, मान्यता दे देता है। बोस्निया में 44% यानी 44% मुसलमानों की आबादी होती है और 32.5% सर्ब ओरिजिन के लोग वहाँ बोस्निया में रहते हैं। और साथ ही एक पड़ोसी मुल्क सर्बिया में पूरे सर्ब ओरिजिन के लोग रहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है कि सर्ब ओरिजिन के लोग पहले से आर्मी और पुलिस में बहुत ज़्यादा थे। उनके पास हथियारों का ज़ख़ीरा था और वो हथियार कैसे चलाना है उसके लिए वेल ट्रेंड थे। बोस्निया के अंदर जो सर्ब बहुल क्षेत्र था उस पर सर्ब के लोग उसको कंट्रोल करते हैं और उसको रिपब्लिका स्राप्स्का अनाउंस कर देते हैं, घोषित कर देते हैं। और यहीं से सत्ता और पावर का और ताकत का खूनी खेल स्टार्ट होता है और हज़ारों मुसलमानों को मारना शुरू किया जाता है, कत्लेआम शुरू किया जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि शुरू के 90 दिनों में, यानी मई, जून, उसके बाद अप्रैल 1992 में 296 मुस्लिम विलेज को, यानी मुसलमानों के गांव को जलाया जाता है। हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम होता है और यहीं से शुरू होता है, एंट्री होता है यूनाइटेड नेशन और पीस कीपिंग फोर्स नेटो की एंट्री का। 1993 तक यूनाइटेड नेशन ने 6 सेफ जोन क्रिएट किया। मतलब यह है कि ऐसा जोन जहां लड़ाई नहीं होगी। उसी में से एक स्रेब्रेनित्सा था जिसको सेफ हेवन कहा गया। इसके प्रोटेक्शन और हिफाजत के लिए नेटो के डच बटालियन को जिम्मेदारी दी गई। ये जो सेफ जोन था स्रेब्रेनित्सा का, उसमें 40,000 से ज़्यादा मुसलमान शरणार्थी थे। इसमें से कुछ मुसलमान अपनी हिफाजत के लिए हथियार रखे हुए थे, मगर उन्हें एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत उनसे हथियार ले लिया गया। The Bosnian military had placed most of its weapons under UN control as part of a demilitarization agreement in 1993. A request to get them back is denied by the UN peacekeeping mission, UNPROFOR, which says it is responsible to defend the enclave. 9 जुलाई 1995 को स्प्रास्का के प्रेसिडेंट रावोदान क्रादविच स्रेब्रेनित्सा पर हमला करने के लिए हुक्म देते हैं, जिसकी तकमील करने के लिए रात को मिलादविक उस पर हमला करते हैं, यानी ये जो स्रेब्रेनित्सा है उस पर हमला करते हैं। नाटो की फौज जवाबी हमले के नाम पर 2 बम पहाड़ों पर गिराती है, लेकिन टेक्निकल इशू बता करके फिर वो हमला रोक देती है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ डच फोर्स का देखिए, ये जो शरणार्थी हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए वो वहाँ पर तैनात थे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर जो सर्ब की जो आर्मी रहती है, स्प्रास्का की जो आर्मी है, उसके साथ वो गिफ्ट का आदान प्रदान, तोहफा का आदान प्रदान करते हैं। The role of the Dutch commander Tom Caramans is also controversial. Ratko Mladic plied the UN officer with gifts. Soon after, he orders his soldiers to execute thousands of 15 से 20 हजार बोस्नियाई मुसलमान सर्ब आर्मी के हाथों मरने और ह्यूमिलिएट होने से बचने के लिए पहाड़ के उस पार तुजला और पोडोचारी भागने की और वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर रास्ते में सर्ब आर्मी उनका मशीन गन और तोपों से और बंदूकों से उनका शिकार करते हैं। हजारों मुसलमान इसमें मारे जाते हैं। The elderly, women and kids escape to the UN base of Potocari, while the mostly unarmed men try to escape to Tuzla, a city under the control of the Bosnian army, some 130 kilometers away from Srebrenica. 11 जुलाई 1995 को स्रेब्रेनित्सा सर्ब आर्मी के पूरे कंट्रोल में आ जाती है और यहाँ से अगले 10 दिन तक
प्रॉपर प्लानिंग और सिस्टमेटिक ढंग और तरीके से मर्दों को और औरतों को अलग अलग किया जाता है। इसमें यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग जो डच फोर्स है वो उनकी पूरी तरह से मदद करती है। The Dutch peacekeepers helped the Serb forces to separate men and women. Thousands of unarmed Bosnian men were shot. Without knowing it, the peacekeepers became henchmen of Serbian mass murder. 11 साल से बड़े बच्चे और मर्दों को अलग करके वेयर हाउस, स्कूल या फिर अबेंडन ग्राउंड में या फैक्ट्री में ले जाया जाता है और वहां उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है और मारा जाता है। बाज़ दफ़ा उन्हीं विक्टिम्स को, यानी जिनको मारा जाएगा, उनसे गड्ढा खोदने के लिए कहा जाता है, जबकि उनको मालूम होता है कि इसी गड्ढे में इनको मार करके इसमें दफना दिया जाएगा, यानी फेंक दिया जाएगा। और यही जो गड्ढे हैं बाद में मास ग्रेव के तौर पर मिलना शुरू हुआ। Sometimes the victims were told to dig a hole prior to being gunned down. These holes were to be their own graves. बोस्नियाई ऑथर ज़ैनब हमजिक के अकॉर्डिंग 2015 तक 500 से ज़्यादा मास ग्रेव दरियाफ्त हुए हैं। दरियाफ्त होने का मतलब है कि वो डिस्कवर हुआ है। मास ग्रेव का मतलब है एक कब्र में एक से ज़्यादा लोग। ये जो मास ग्रेव की जो दरियाफ्त होने के, डिस्कवर होने का जो सिलसिला है, ये अब तक बाकी है। बोस्निया के फॉरेन मिनिस्टर हारिस सिलाजडिक के अकॉर्डिंग 14,000 से 30,000 औरतों का सर्बिया के लोगों ने, यानी सर्बिया की आर्मी ने रेप किया, उनकी इज्जतें लूटी। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सर्बिया के लोग वहाँ की जो बोस्नियाई मुसलमान औरतें थी उनको किडनैप करके, उनको डिटेन करके उनका रेप करते और फिर 9 महीना तक सिर्फ इसीलिए उनको डिटेन करके रखते कि वो सर्बियाई बच्चे पैदा करें, यानी सर्बियाई बच्चे जने। एक डच सोल्जर के अकॉर्डिंग स्रेब्रेनित्सा में मुसलमान औरतें सर्ब आर्मी से बचने के लिए, उनका जो बर्बरता था, उनकी जो हैवानियत है, उससे बचने के लिए सुसाइड कर लिया करती थी। On the compound commit suicide, first through the children of the building and then jumped after them because they don't want to get in the hands of the Serbs. स्रेब्रेनित्सा के उस सेफ जोन में सर्बिया की आर्मी ने मुसलमानों पर इतना ज्यादा बर्बरता की, इतनी ज्यादा वहां पर जुल्म किया। आप अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि डच आर्मी जो उसके प्रोटेक्शन पे वहां पे मौजूद थी, उनके सामने में इतना ज्यादा जुल्म हुआ कि डच आर्मी के कई लोगों ने, यानी डच आर्मी के कई सोल्जर ने सुसाइड कर लिया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी ट्रॉमा में हैं। Almost all of the UN peacekeeping troops who were in Srebrenica at the time were traumatized. Many committed suicide. Dirk Svan underwent psychotherapy for 9 years, but it didn't really help, and he is dependent on medication. बोस्नियाई मुसलमानों का जो जेनोसाइड हुआ, उसके लिए कौन से लोग जिम्मेदार थे, कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल थे और उसकी क्या वजह थी, ये हमें समझना बेहद ज़रूरी है। उस वक्त के फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर एलन जैप ये कहते हैं कि हमें मालूम था, यानी हम लोग जानते थे कि लोग मारे जाएंगे। ये फ्रांस के फॉरेन मिनिस्ट्री कह रहे हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के स्टेट इंटेलिजेंस के असिस्टेंट सेक्रेटरी, उनका नाम है टी गैटी, वो ये कहते हैं कि इतनी क्लिनजिंग वाज नॉट अ प्रायोरिटी ऑफ आवर पॉलिसी, यानी इतनी क्लिनजिंग को बचाना उनके प्रायोरिटी में नहीं आता है। आगे कहते हैं कि आई एम सॉरी, दिस थिंग विल गोइंग टू हैपन, यानी ऐसी चीज़ें होती रहेगी। मतलब अमेरिका को भी मालूम था कि ऐसा होने वाला है। इसके बाद बॉब स्टुअर्ट एक यूनाइटेड किंगडम के हैं, वो उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन के कमांडर थे। वो डच आर्मी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते थे। The Dutch battalion were there to protect the people who lived there. They didn't. They should have done. रिचार्ड हेलब्रॉक, जो उस वक्त असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर यूरोपियन एंड कैनेडियन अफेयर्स थे, वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें इंस्ट्रक्शन मिला हुआ था कि स्रेब्रेनित्सा को सेक्रीफाइस करना है। मतलब ये है कि आला कमान के जो लोग थे, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशन का ये प्लान था कि स्रेब्रेनित्सा को सेक्रीफाइस करना है, कुर्बान करना है। I tell you that I was under initial instructions to sacrifice Srebrenica, Gorazda, and Zepa, and I felt that was wrong. कोफी अन्नान, जो उस वक्त यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग यूनिट के इंचार्ज थे, वो ये मानते हैं और कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन को स्रेब्रेनित्सा में जो भी एट्रोसिटीज हुई, जो जुल्म हुआ, उसके लिए अपनी जिम्मेदारी को कबूल करनी चाहिए। बोस्निया के एक ऑथर हैं जास्मीन यूसुफिक, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशन और नेटो ने जानबूझ करके सब कुछ अनदेखा किया। International community never had a proper interest. They were there, but they were trying not to be there. Their presence was more like psychological
rather than effective support. द गार्जियन का ये आर्टिकल अपने आप में ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि सिर्फ सर्ब लोग बोस्निया के मुसलमानों के जेनोसाइड के लिए जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, इनफैक्ट तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके लिए जिम्मेदार थी। इसीलिए वेस्टर्न मीडिया ने रातको मिलादविक को बच्चर ऑफ बोस्निया कह करके इतनी ज़्यादा कवरेज दी, जिससे ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उसकी नाकामी छुप सके। अब अगर आप रातको मिलादविक को पढ़ें और समझें तो आप ये महसूस करेंगे कि ये बोस्निया के मुसलमानों से सिर्फ उनके मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से नफरत करता था। इस आदमी को ऑटोमन से और टर्क से नफरत थी। इसीलिए उसने मुसलमानों के कत्लेआम के साथ साथ वहाँ की लाइब्रेरी, मस्जिद और दूसरी हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट्स थे उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय की या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, क्योंकि वो ऑटोमन्स के ज़माने के बनाए हुए थे या उसमें कहीं ना कहीं ऑटोमन्स की पहचान छुपी हुई थी। It's why they specifically destroyed mosques, libraries, bridges and other cultural sites. Those buildings were often built in the Ottoman era and were symbolic representations of the presence of the Turks. एज अ मुस्लिम उम्मा ये जो इंसिडेंट्स हैं इसको हमें दो वजह से जानना बेहद ज़रूरी है। पहला ये है कि पॉलिटिकल और सोशल अवेयरनेस के लिए और उसके अंडरस्टैंडिंग और उसकी फहम और अकल के लिए हमें ये समझना बेहद ज़रूरी है, ये जानना और ये पता लगाना बेहद ज़रूरी है कि पूरे दुनिया में किसी भी कोने में कोई आदमी मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से अगर परेशान हो रहा है तो ये जानना हमें ज़रूरी है कि कौन लोग हैं जो उसको मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से उसके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि इस्लामिक हिस्ट्री सिर्फ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी या फातेह सुल्तान महमूद की ही नहीं है, बल्कि हमारी जो हिस्ट्री है, ख़ास तौर से जो रिसेंट हिस्ट्री है, उसमें काफ़ी डार्क पीरियड्स रहे हैं जिसमें हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको पढ़ें, समझें, लोगों को अवेयर करें, जिससे हम इंश्योर कर सकें कि तारीख़ में दोबारा इस तरह के वाक़यात ना हो और हमें दोबारा परेशानी ना उठानी पड़े। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।